एक क्वेश्चन आया अभी अरमान मलिक, पायल मलिक और कृतिका मलिक। अरमान मलिक को किसी ने बताया नहीं कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाके पूछ लो तुम्हारी 2 शादियां होनी है। ज्योतिष सिर्फ प्रेडिक्शन टूल नहीं है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि ये हर किसी की लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है एक एस्ट्रोलॉजर के साथ कनेक्टेड रहना? बट ऑफ कोर्स हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजर्स आर नॉट गॉड। तो मूवीज और सीरियल्स में ना हमेशा दिखाते हैं कि पूर्ण जन्म हो गया, भाई मरने के बाद वो बंदा जिंदा हो रहा है। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन क्या एस्ट्रोलॉजर ये सही बता सकते हैं? तो इसीलिए बोला जाता है कि अपने कर्मास पे ध्यान दें, क्योंकि जो अभी हम कर्मास कर रहे हैं वो भी हमारे लेजर में इकट्ठे होंगे और उसका भी रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो जितने भी गलत काम आपने किए हैं ना, नेक्स्ट जन्म में देखना सब निकालना पड़ेगा उसका असर। ज्योतिष दिखा रहे हैं, हस्तरेखा दिखा रहे हैं, राशिफल दिखा रहे हैं, ये ढोंग पाखंड में पढ़े लिखे बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपके घर में धन की बरकत होगी। हम मॉडर्न एज के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, क्या हमको एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करना चाहिए? 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा भारत का विजय प्राप्त। ये भी 100% वाला मामला आपका भी है। चलिए, अगर भारत की कुंडली के हिसाब से भी हम देखें तो कल की विजय भारत की निश्चित है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आप सबकी प्रेरणा एक और शो लेकर आ गई हूँ। और सबसे पहले तो भाई मैं तुमसे एक चीज पूछती हूँ, आपने एस्ट्रोलॉजी का नाम सुना है? सुना है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो कोई लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं एस्ट्रोलॉजी में एंड किसी को घंटा फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि हम देखते हैं ना भाई, मेरी फैमिलीज में तो शादी से पहले पूछा जाता है कि 36 गुण मिल रहे हैं तभी शादी कराएंगे। किसी को गाड़ी लेनी है तो कलर भी पूछा जाता है एस्ट्रोलॉजर से, कौन सी गाड़ी का कलर होना चाहिए। एंड इवन तो बंदी कौन सी डेट करनी है वो सारी डेट भी एस्ट्रोलॉजर से पूछी जाती है। एंड आज हमारे शो में आए हैं दी एस्ट्रोलॉजर दिव्य तन्वर, जो हम सबके क्वेश्चंस का आंसर देंगे, हम सबके डाउट्स क्लियर करेंगे। भूत प्रेत, पूर्ण जन्म, ये सारी चीजों का आंसर करेंगे दिव्य तन्वर। सो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी होती क्या है एंड हाउ डज इट वर्क? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ज्योति यानी कि लाइट एंड ईश मतलब ईश्वर या डिवाइन। सो लाइट ऑफ डिवाइन या साइंस ऑफ डिवाइन। ओके। तो एस्ट्रोलॉजी वैसे भी अगर देखा जाए तो ये कभी भी इसलिए बना ही नहीं था कि इसको एज अ प्रेडिक्शन टूल यूज किया जाए। बट अभी एस्ट्रोलॉजी हम नाम सुनते ही हमारे मन में क्या आता है? शादी कब होगी, मेरा फ्यूचर कैसा होगा, बच्चे कितने होंगे। तो हम इसको सिर्फ कनेक्ट करते हैं एज अ प्रेडिक्शन टूल। बट यहाँ पे अगर मैं आपको एक रियलिटी बताऊँ जो मैंने अपने टीचर से सीखी और मैं इससे 100% रिलेट भी करती हूँ। एस्ट्रोलॉजी एट फर्स्ट एज अ प्रेडिक्शन टूल बना ही नहीं था। एस्ट्रोलॉजी इसलिए बना था ताकि हम अपनी इनर इंजीनियरिंग को समझ पाएं और अपने आप को फ्रीक्वेंसी लेवल पर अपलिफ्ट कर पाएं। बट इन टुडेज वर्ल्ड हम इसको सिर्फ एज अ प्रेडिक्शन टूल यूज करते हैं। एस्ट्रोलॉजी को अगर देखा जाए कि एस्ट्रोलॉजी आया कहाँ से, हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग और हमारी माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारे 4 वेद हैं एंड 6 वेदांग है। 6 वेदांग में से, वेदांग मतलब वेदों के अंग, 6 वेदांग में से एक वेदांग है ज्योतिष। और ज्योतिष को आईज ऑफ द वेदा कहकर भी रेफर किया जाता है, विच मीन्स ज्योतिष एक ऐसा लेंस है जिससे हम फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ड को देख सकते हैं। यानी कि अगर मैं इसको इजी वर्ड्स में कहूँ तो बहुत ही मशहूर एस्ट्रोलॉजर और ज्योतिष गुरु जिनको माना जाता है के.एन. राव जी ने कहा है कि एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष परा एंड अपरा विद्या के बीच का एक ब्रिज है। यानी कि इस मटेरियलिस्टिक वर्ड एंड उस कॉस्मिक वर्ड के बीच का एक ब्रिज है। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये टूल एक ऐसा टूल है जिससे हम उस कॉस्मिक वर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ज्योतिष सिर्फ प्रेडिक्शन टूल नहीं है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि ये हर किसी की लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है एक एस्ट्रोलॉजर के साथ कनेक्टेड रहना? जैसे मैं तो यहाँ पर ये कहना चाहूँगी, जैसे फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, फैमिली एडवाइजर्स होते हैं, वैसे ही हर किसी को एक फैमिली एस्ट्रोलॉजर भी रखना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर एक गाइड की तरह काम करते हैं। दे कैन गाइड यू फॉर योर फ्यूचर। बट ऑफ कोर्स हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजर्स आर नॉट गॉड। वो चेंज नहीं कर सकते कुछ भी। जो भी आपकी बर्थ चार्ट में जो प्रोमिसेस हैं, जो भी लिखा गया है वो होना ही है। बट एस्ट्रोलॉजर्स आपको इन एडवांस गाइड कर देते हैं जिससे कि आप कॉन्शियसली उस चीज़ के लिए रेडी हो जाएं एंड आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएँ। तो इसको यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसको एज अ गाइड हमें ज़रूर एस्ट्रोलॉजर से टाइम टू टाइम कंसल्ट करना चाहिए। और काफ़ी सारे लोगों का सोचना ये होता है कि एस्ट्रोलॉजर की जो बताते हैं ये फ्यूचर सच में प्रेडिक्ट करते हैं सही, या उनका पर्सनल परसेप्शन रहता है? ऑफ कोर्स एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर, और पर्सनल परसेप्शन की अगर मैं बात करूं, तरीका या स्टाइल ऑफ प्रेडिक्टिंग डिफरेंट हो सकता है। बट येस, दे कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर
और इससे ही अगर मैं रिलेट करना चाहूँ तो यहाँ पे हम 4 कर्मों की अगर बात करें तो जैसे कि मैंने बोला कि इंटरप्रिटेशन का तरीका डिफरेंट हो सकता है और हमें ये याद रखना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजर्स आर नॉट गॉड। और जैसे कि मैंने एक जगह सुना है और पढ़ा भी है कि एस्ट्रोलॉजर्स को माँ पार्वती जी से श्राप भी मिला हुआ है कि उनकी प्रेडिक्शंस 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती। बट वहाँ पे एक एडिशन ये भी है कि अगर वो इंट्यूशन बेस्ड उसको करते हैं तो काफ़ी हद तक वो करेक्ट भी हो सकती है। यानी कि जो ज्योतिष या जो एस्ट्रोलॉजर स्पिरिचुअल पाथ से कनेक्ट होकर ये एस्ट्रोलॉजी कर रहा है उसकी प्रेडिक्शंस फिर भी काफ़ी हद तक एक्यूरेट रहेगी, क्योंकि इसमें सिर्फ कैलकुलेशन नहीं, आपकी इंट्यूशन भी काम करती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं जो स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्टेड हो। तो लोगों के लिए ढूंढना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि कई बार उनके पास एक्सपीरियंस में ऐसा होता होगा ना कि कुछ चीज़ गलत बता दी एस्ट्रोलॉजर ने और वो आपकी लाइफ में हो गई, या शादी के बाद लगता है कि एकदम सक्सेसफुल जाएगी, सारा रिलेशनशिप बहुत हेल्दी जाएगा, लेकिन लड़ाइयाँ तो हर किसी के घर में होती है। तो वो एक ट्रस्ट फैक्टर मेंटेन कैसे करें एस्ट्रोलॉजर के साथ? देखो, आप जिस भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एस्ट्रोलॉजर आपके पास्ट को बताए, आपके प्रेजेंट को बताए। जिन चीज़ों से आप रिलेट कर पाओ पहले वो उस चीज़ के बारे में बात करें, क्योंकि फ्यूचर तो आपको पता ही नहीं है कि तो वो फ्यूचर बताएगा भी तो आपको क्या समझ आएगा। तो पास्ट एंड प्रेजेंट जब आपको वो बताएगा तो उससे आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा। और यहाँ पे एक चीज़ हमें याद ज़रूर रखनी चाहिए कि अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आपको डरा रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप गलत जगह आ गए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजर ये जो प्रोफेशन है ये डराने के लिए नहीं है, ये एक गाइडिंग प्रोफेशन है जो एक इंसान को हेल्प करे, गाइड करे, डराने के लिए नहीं है। और एस्ट्रोलॉजर ना कई बार ये भी कहते हैं भूत प्रेत का साया आपके ऊपर आ चुका है, आपको ये कराना चाहिए, वो करना चाहिए, ये मंगल हटाना चाहिए, क्या है वो सब? ये तो सारे प्रेडिक्शंस आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग होती है। बर्थ चार्ट की अगर मैं बात करूँ, बर्थ चार्ट वो चार्ट है जिस समय हमने जन्म लिया उस टाइम अगर स्काई की पोजीशन देखेंगे, उस टाइम जो प्लैनेट्स की पोजीशन है उस स्काई का वो स्नैपशॉट है जो हमारा बर्थ चार्ट होता है। अब उसमें अगर कोई प्लैनेट्स अफ्लिक्टेड हैं तो उसको हमें अफ्लिक्टेड रिजल्ट्स देंगे। और रही ये बात भूत प्रेत की या नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट होने की, इसके भी कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं कुंडली में जिससे पता लग सकता है कि ये व्यक्ति एनर्जी सेंसिटिव है या नेगेटिव एनर्जी से जल्दी कनेक्ट कर सकता है। तो उसकी भी कुछ रेमेडीज होती हैं। ऑफ कोर्स एस्ट्रोलॉजर उसे ठीक नहीं कर सकता, बट एस्ट्रोलॉजर गाइड कर सकता है कि उसको क्या करना चाहिए। ओके। एंड हमेशा कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी में इट इज ऑलवेज 12 9 12, तो इनका क्या कनेक्शन है? वो ये बिल्कुल सही बात है, 12 9 12 का ही खेल है। और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, यहाँ पे 27 नक्षत्र भी ऐड होते हैं। ओके। तो ये सिर्फ 12 9 12 नहीं, 27 नक्षत्र भी हैं। जैसे मैं यहाँ नक्षत्र की ही बात करूँ, एक नक्षत्र है पुनर्वसु। ओके। जो भी जिस भी व्यक्ति का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में होता है, यानी कि जब उसका बर्थ हुआ है अगर उसका मूल पुनर्वसु नक्षत्र में है तो ये आप मान के चलिए या तो उसकी 2 शादियां होंगी या उसका पहली शादी नहीं चलेगी। तो ये एस्ट्रोलॉजर बता देते हैं? ये एस्ट्रोलॉजी से आप पता कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो ये 9 12 9 के अलावा नक्षत्र भी इम्पॉर्टेंट है कि आप कौन से नक्षत्र में जन्म आपने लिया या कौन से नक्षत्र में आप पैदा हुए हो। एक और यहाँ पे अगर नक्षत्र का एग्जाम्पल ले, आपने अश्विनी कुमार का अगर नाम सुना होगा। अश्विनी कुमार वो हैं जो सूर्य के पुत्र हैं और कहा जाता है कि उनके पास हीलिंग एबिलिटीज़ हैं। जिन भी व्यक्ति का जन्म अश्विनी नक्षत्र में होता है उनके पास नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़ होती है, या उनको कुछ हर्ब्स रिलेटेड नॉलेज होती है या प्लांट्स में इंटरेस्ट होता है, हर्ब्स रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, ये नेचुरल इंटरेस्ट बन जाता है। तो जिस नक्षत्र में हम पैदा हुए हैं वो भी बहुत मैटर करता है एस्ट्रोलॉजी का पूरा रिपोर्ट देखने के लिए। अभी ना मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, अभी अरमान मलिक, पायल मलिक और कृतिका मलिक, अरमान मलिक को किसी ने बताया नहीं कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाके पूछ तो तुम्हारी 2 शादियां होनी है? अब उनका डिटेल्स तो मेरे पास है नहीं। वैसे मतलब एस्ट्रोलॉजर वो भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई तेरी 2 शादियां होनी है या फिर एक शादी जो होगी सक्सेसफुल नहीं होने वाली, प्रेडिक्ट किया जा सकता है। और हम प्लैनेट से भी, जैसे कि आपने बोला कि ये कैसे हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अब सोलर सिस्टम है, ठीक है। अब उसको एस्ट्रोलॉजी में हम जितने भी प्लैनेट्स उसको ग्रह बोल के बोलते हैं। जैसे सन है, आप सोचिए अगर सन ना हो तो लाइफ होगी?
नहीं। तो हम सन से कनेक्टेड हैं, तो सन इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। वैसे ही चंद्रमा यानी कि मून वाटर बॉडीज को कंट्रोल करता है, मून टाइड्स को कंट्रोल करता है, और बोला जाता है 70% ऑफ बॉडी जो है वो पानी होता है उसमें, तो ऑफ कोर्स मून भी कहीं ना कहीं हमें कंट्रोल करता है। एंड इसके अलावा भी जुपिटर एंड सैटर्न यानी कि गुरु एंड शनि अर्थ को जितने भी जो हार्मफुल एस्ट्रॉयड एंड कॉमेट्स होते हैं उससे सेव करते हैं अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से, ताकि वो अर्थ पे आके ना टकराए। तो कहीं ना कहीं मैं इससे ये समझाना चाहती हूँ कि हर प्लैनेट्स का हमसे कोई ना कोई कनेक्शन है, तो वो हमारी लाइफ को भी प्रभाव उस पर डालते हैं। ओके, तो मतलब जब हमारा जन्म होता है उसकी डेट एंड टाइम मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हर सेकंड में सारी चीज़ें बदलती हैं। हर 2 घंटे में चार्ट आपका चेंज हो जाता है, हर 2 घंटे में, एवरी 2 आवर्स ओके, आपका चार्ट चेंज होता है। एवरी 2 आवर्स आपका असेंडेंट चेंज होता है, और प्लैनेट्स का भी आपके चेंजेस होते रहते हैं, तो एक्यूरेट टाइम होना इसमें बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी किसी बच्चे का अभी अगर बर्थ हो रहा है, तो वो स्नैपशॉट ऑफ स्काई अभी का होगा, राइट, तो वो उसका बर्थ चार्ट बन जाएगा। तो ऐसे ही उस एग्जैक्ट टाइम का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अलावा प्लैनेट्स का पोजीशन चेंज हो जाएगा एंड देन प्रेडिक्शंस भी चेंज हो जाएगी। और जैसे अभी आपने बताया पूर्ण जन्म का, तो मूवीज और सीरियल्स में ना हमेशा दिखाते हैं कि पूर्ण जन्म हो गया भाई, मरने के बाद वो बंदा जिंदा हो रहा है। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन क्या एस्ट्रोलॉजर ये चीज सही बता सकते हैं कि इनका पूर्ण जन्म होने वाला है या होगा? काफ़ी जो ट्रेन्ड एस्ट्रोलॉजर, बहुत एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो ये भी बता सकते हैं। और पुनर्जन्म या पिछले जन्म होते हैं, ये भी एस्ट्रोलॉजी से इसलिए पता चल सकता है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है, एस्ट्रोलॉजी में नहीं, हमारे शास्त्री हमें सिखाते हैं 4 तरह के कर्मास होते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि हो सकता है कि आपके पास कोई व्यक्ति आए, वो बोले मैं तो बहुत अच्छे कर्म कर रहा हूँ और मेरे तो थॉट्स भी बहुत अच्छे हैं, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। वहीं पे अगर आप किसी को देखोगे कि बहुत ही बुरा व्यक्ति है, सारे गलत काम कर रहा है, फिर भी वो बहुत खुश है, उसके साथ सब अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी कर्मा बेस्ड है, बट अच्छे कर्म के अच्छे रिजल्ट क्यों नहीं मिले और बुरे कर्म के बुरे रिजल्ट क्यों नहीं मिले, ये समझने के लिए ना हमें कर्मा को समझना पड़ेगा। 4 तरह के कर्मास हैं, जिसमें मैं आपको 2 कर्मास के बारे में बताना चाहूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है संचित कर्मा। संचित कर्मा वो कर्मास हैं जो कलेक्टिव हमारे एक्शंस है ऑफ प्रीवियस लाइफ जितनी भी हमारी हुई है। ठीक है, तो आप ये समझ के चलिए कि आपका एक लेजर बना है, खाता बना हुआ है, जिसमें आपके सारे कर्म, गुड कर्मास, बैड कर्मास सारे लिस्टेड है। यस, ठीक है, ये हो गए हमारी सारी लाइफ के कलेक्टिव कर्मास। इसके बाद आता है प्रारब्ध कर्मा। प्रारब्ध कर्मा वो होता है जो हमारे जो लेजर बना हुआ था, जो अकाउंट है ना, उसमें से कुछ पोर्शन हमें इस लाइफ में दे दिया गया, जो हमें उसको एज अ डेट बोल लो, एज अ चैलेंज बोल लो, वो हमें पे ऑफ करना है। वो अच्छे भी हो सकते हैं, वो बुरे भी हो सकते हैं, और वो अच्छे होंगे या बुरे, ये इस पे डिपेंड करेगा कि आपके प्रीवियस लाइफ के कर्मास कैसे हैं। तो इसी से मैं कनेक्ट करके बोलूँगी कि अगर बुरे व्यक्ति को अच्छे रिजल्ट इस लाइफ में मिल रहे हैं, तो उसका रीज़न ये है क्योंकि उसके प्रीवियस बर्थ के जो कर्मास थे, वो उसका रेशियो ज़्यादा था अच्छे कर्मास का, और जिसको अच्छे कर्म करने पे बुरे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मदर को रिप्रेजेंट किया जाता है, मून से केयर को रिप्रेजेंट किया जाता है, मून से इमोशंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। बोला जाता है चंद्रमा ही मन है, मून इज मन, योर मन। तो अगर जिसके फर्स्ट हाउस में मून है, तो ये समझ लीजिए उसको मूड स्विंग्स तो होंगे, जस्ट लाइक मून फेजेस, वैक्सिंग एंड वेनिंग, अलग-अलग फेजेस। बट वो क्योंकि मून मदर भी है, तो उसका नेचर भी बहुत केयरिंग होगा और एक मदरली फीलिंग होगी। एक और मून वाले लोग क्योंकि मून को सुंदरता से, ब्यूटी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इंसान सुंदर होगा। अच्छा। अब यहाँ पे सुंदरता आप इसको खुद सोच लेना, मन की सुंदरता या आउटर ब्यूटी, ये आप खुद सोच लीजिए, ये मैं नहीं बोलूंगी। ठीक है, जिनका सन है वो लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं एंड गिवर भी होते हैं सन की तरह, एंड जिनका मून है वो मूड स्विंग्स आते रहते हैं एंड सुंदर होते हैं, मदरली नेचर होता है, केयरिंग होते हैं। Okay. तो यहाँ पर मून वाली क्वालिटीज जब हमने फर्स्ट हाउस में डाली, तो उस व्यक्ति की वैसी पर्सनैलिटी होगी। वहीं पे चलो हम बात करते हैं मार्स की, यानी कि मंगल की। मंगल क्या है, आप क्या समझते हैं कि मंगल क्या है? मंगल एनर्जी है, राइट। मंगल मतलब एनर्जी, यानी कि अगर मंगल किसी के फर्स्ट हाउस में होगा, वो बंदा एनर्जेटिक होगा। मंगल को वॉरियर से भी रिलेट करते हैं कि वो वॉरियर है। तो आप समझिए जिसके फर्स्ट हाउस में मंगल होगा, वो बंदा अपनी ही सुनवाना चाहेगा,
और यहाँ पे एक और चीज होती है, जैसे फर्स्ट हाउस के बिल्कुल ऑपोजिट 7th हाउस होता है, ठीक है। 7th हाउस होता है स्पाउस का, ओके। तो अब वो एकदम ऑपोजिट हो गया, मतलब कि वॉरियर का ऑपोजिशन, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसको वॉरियर जैसा ले तो उसका ऑपोजिशन हो गया, यानी कि अगर फर्स्ट हाउस में मार्स है किसी के तो उसकी ऑपोजिशन पार्टी से तो वो झगड़ा हो गया ना, बनेगी नहीं। बिल्कुल नहीं। तो वहाँ पे ऐसे केस में इनकी स्पाउस से इनकी बनती नहीं है, झगड़े हो। तो ये है मार्स। नेक्स्ट है जुपिटर, यानी कि गुरु। गुरु क्या है? नॉलेज, विजडम। गुरु को अगर हम देखें, गुरु क्या है? नॉलेज देता है हमें, विजडम, ज्ञान की बातें करता है ना। तो फर्स्ट हाउस में जिस भी व्यक्ति के जुपिटर होगा वो बहुत ज्ञान की बातें करेगा, बहुत नॉलेज देगा, उसको नेचुरली इतनी विजडम होगी कि आप उसके पास बैठोगे तो आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। नेक्स्ट अगर सैटर्न फर्स्ट हाउस में, देखो सैटर्न क्या है? शनि है कर्म फलदाता, ठीक है। वो कर्मों को जज भी करता है एक तरह से शनि, और शनि उन कर्मों का फल भी देता है। बट शनि को अगर हम ऐसे समझे कि सोलर सिस्टम में सबसे स्लो मूव करता है, एक ओल्ड प्लैनेट उसको बोलते हैं, ठीक है। तो जिसका शनि फर्स्ट हाउस में होगा उसके काम में डिले आएंगे, उसके काम स्लो चलेंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे। और शनि क्या है? कर्म फलदाता है, न्याय का देवता है। तो ऐसे लोगों को जस्टिस पसंद होगा, उनको न्याय की बातें वो करेंगे, गलत नहीं होने देंगे किसी के साथ। तो वो शनि वाली पर्सनालिटी अपने साथ लेकर चलेंगे। तो इस तरह से हम एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं। मैं सैटर्न की हूँ वैसे। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम एस्ट्रोलॉजी का यूज अनसर्टेनिटीज जो आने वाली है कि हमें भाई उस कंट्री से प्रॉब्लम है या फिर हमारा मैच हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, तो क्या एस्ट्रोलॉजी ये प्रिडिक्ट कर सकती है ग्लोबल इवेंट्स को लेकर? हाँ ऑफ कोर्स कर सकती हैं। बहुत एक्सपीरियंस जो एस्ट्रोलॉजर है वो ऑलरेडी ये करते भी हैं, और ये बहुत एक्यूरेटली प्रिडिक्ट भी हो जाता है। इट्स अ नाइस थिंग आई गेस। या इट्स अ नाइस थिंग, बट अगेन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि एस्ट्रोलॉजर्स भगवान नहीं है और 100% एक्यूरेट हो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो चलो मतलब बढ़िया है ना, प्रिडिक्ट कर सकती है एस्ट्रोलॉजी। ये पता चल सकता है हमारी कंपनी रियल एडवाइस प्रो कब आगे तक ग्रो करेगी, कब हमारे 100 के फॉलोअर्स हो गए। जल्दी हो गए, वेट कर रहे हैं, जल्दी होंगे। वैसे कर सकती है एस्ट्रोलॉजी ये प्रिडिक्ट? हाँ ये प्रिडिक्ट कर सकती है, कर सकती है। वाह यार, हमारा कर दो। हाँ। जरूर करेंगे। क्योंकि जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियां, हर कोई चाहता है भाई आजकल के लेवल में एकदम सोशल मीडिया पर छा जाए, सबको प्रमोशन चाहिए, तो एस्ट्रोलॉजी कर सकती है। एस्ट्रोलॉजी हेल्प कर सकती है, आपको गाइड कर सकती है ना, आपको कुछ सर्टेन रेमेडीज या एक्शंस भी बता सकती है किस तरह से आप कि मतलब आपको रील इस टाइम पर पोस्ट करनी चाहिए, इस टाइम पर आपको स्टोरी डालनी चाहिए, इतना इंटरैक्ट करना चाहिए, इतना टाइम पे लाइव आओ, ये सब बता देती है एस्ट्रोलॉजी। लाइव एंड ऑडियंस ज्यादा ही हो गया। तो मतलब भाई अब सोशल मीडिया पर वायरल होने का तरीका भी ना एस्ट्रोलॉजर बताएगी कि कब वायरल होना है कब नहीं होना है। ये बढ़िया चीज है एस्ट्रोलॉजी भाई, आजकल सही ट्रेंड में आ रही है कि हमें पता चल रहा है सोशल मीडिया पर आप इस लेवल पर आकर बूम हो सकते हो, इस टाइम पर आप रील डालो, इस टाइम पर स्टोरी डालो, पक्का वायरल होंगे। हो सकता है ऐसा ट्रोल होंगी ना, मैं बोलेंगे 400 फॉलोअर लेके बैठी है। और जैसे ना मेरी फ्रेंड के अंदर ना कोई एक आत्मा आ गई थी, तो उनको भी शायद ऐसे ज्योतिष के पास ले गए थे कि इसको ठीक करो या फिर कुछ पूजा कराओ। तो ये सारी जो चीजें बोलते हैं, नेगेटिव एनर्जी आ जाना, किसी के प्रसाद खाने से आपकी तबीयत खराब हो जाना, या क्रॉस रोड पर आपने पैर रख दिया तो है आपको कुछ हो गया, तो ये क्या सारी चीजें ये चीजें होती हैं क्योंकि आप देखिए एवरीथिंग इज एनर्जी। जैसे अगर इसको हम इस एग्जाम्पल से समझाएं, आप अगर कहीं पार्टी मोड में जा रहे हैं तो आप अंदर से खुश फील करेंगे, आपको भी लगेगा वो एंजॉय करें। बट वहीं पे अगर आप एक फ्यूनरल वाली जगह पर जा रहे हैं अंदर से सैड फील करेंगे, राइट। तो एनर्जीज एंड प्लेस का भी फर्क पड़ता है। तो ऑफ कोर्स तो एनर्जी मैटर करती है, और काफी लोग बहुत एनर्जी सेंसिटिव होते हैं जो ये नेगेटिव एनर्जीज को जल्दी से अट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, वो कुंडली से पता लगाया जा सकता है, एंड उसकी सर्टन कुछ पूजाएं और मंत्रा चैंटिंग रेमेडीज होती हैं जो एस्ट्रोलॉजर से वो पता कर सकते हैं। जैसे कहते हैं कि मांग लेके तो शादी मत करो, कुछ हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, तो मतलब एस्ट्रोलॉजर की सारी बातें जो बताई जाती है वो सब सही होती है, काफी हद तक सही है। क्योंकि पुराने जमाने के लोग भी, हमारे दादा दादी के जमाने से सब मान रहे हैं ना कि ज्योतिष जो बताते हैं वो सही होते हैं। और ऑफ कोर्स मतलब उसके बिना आजकल शादियां या बच्चे कुछ होता ही नहीं है, तो लोग आज की डेट में तो करते ही हैं बिना एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस के। बट मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आपको एक बार कुंडली मैचिंग जरूर करा देनी चाहिए ताकि आप फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम फेस ना करें। तो आजकल के नए नए जो एस्ट्रोलॉजर आए हैं, तो वो टेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेते हैं? देखो टेक्नोलॉजी ने बहुत हेल्प करी है इस चीज़ में, क्योंकि पहले जितनी भी ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन इतनी ईजी नहीं है, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, ये पहले सब मैनुअल होती थी।
और बहुत टाइम लगाती थी। बट अभी कितना इजी, आप डिटेल्स डालो, आपको पूरा सॉफ्टवेयर है, सारी डिटेल्स आ जाएगी। तो ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी ने बहुत हेल्प किया है, एस्ट्रोलॉजिस्ट टेक्नोलॉजीज को यूज़ कर रहे हैं। और क्या एस्ट्रोलॉजी किसी की हेल्थ को देखकर या फिर वेलनेस प्रैक्टिसेस में क्या उनका रहता है अपनी साइड से? आप किसी की हेल्थ के बारे में या किसी बीमारी के बारे में भी एस्ट्रोलॉजी उनके बर्थ चार्ट से बता सकते हैं। हाँ, बता सकते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये गाइडिंग टूल है। तो अगर आप कंसिस्टेंट या कॉन्स्टेंटली एक एस्ट्रोलॉजर के साथ रहेंगे, मतलब उससे गाइडेंस लेते रहेंगे, तो आपको एक एडवांस में एक गाइडेंस मिल जाएगी कि आपके साथ शायद ये हो सकता है। तो ऑफ कोर्स ये कर्मा है, ये चेंज तो हो नहीं सकता, बट हाँ आप उसके लिए कॉन्शियसली रेडी हो सकते हैं, जिससे आपका माइंड सेट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कुंडली में लिखा है कि आपकी शादी बहुत लेट होगी या आफ्टर 38 होगी, और आप अभी परेशान हो, शादी और आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो और आपको बताता है एस्ट्रोलॉजर, उससे आपका क्या फायदा है? आपकी शादी तो लेट ही होगी, एस्ट्रोलॉजर ने आपको बता दिया। बट अब क्या होगा कि रादर देन थिंकिंग अबाउट मैरिज, आप उस टाइम को और प्रोडक्टिव चीज़ों में यूज यूटिलाइज करेंगे। उस टाइम को आप जो लेट मैरिज के जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उनके बारे में सोच सकते हैं, उन पर वर्क कर सकते हो। राइट। तो ये गाइडिंग टूल है जिसको आप इस तरह से समझ सकते हो। ठीक है, चलो ये शादी का एग्जाम्पल हुआ। मान लो कि किसी की तबीयत खराब होने वाली है, मतलब एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया कि आपका 2025 में एक्सीडेंट होगा, तो उसको बचाने के लिए कुछ हम कर सकते हैं पहले से प्री प्लानिंग की, एक्सीडेंट नहीं होगा या छोटे लेवल में ही हमने निपटा दिया। उसके लिए हाँ कुछ रेमेडीज होती है, बट अगेन मैं बार इस चीज़ को एम्फसाइज करूँगी, एस्ट्रोलॉजर भगवान नहीं है, वो सिर्फ गाइड ही कर रहे हैं। तो कुछ रेमेडीज होती है, वो आपको फॉलो करनी चाहिए। और ऐसा कुछ होगा कि जो एस्ट्रोलॉजर अपनी साइड से ऑडियंस को या पब्लिक को बताएंगे कि ये डूज एंड डोंट्स है, आपको ये आप रिकमेंड करोगे कि ये चीज़ें मत करो ताकि आपकी लाइफ एकदम स्मूथ चले एंड हैप्पी चले? मैं ये रिकमेंड कर सकती हूँ, देखो हर एक दिन के लिए भी आप एस्ट्रोलॉजी या किसी और चीज़ पर आप डिपेंड ना रहें, बट आप एक एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट में ज़रूर रहें। और एक बार जिस पर आप ट्रस्ट कर लेना, फिर आप बार चेंजेस मत करें, क्योंकि उससे कंफ्यूजन ही क्रिएट होगी। ट्रस्ट फैक्टर एक बार मेंटेन हो गया तो फिर बस चेंज नहीं करना। एग्जैक्टली। एंड जैसे मैंने कहा कि अगर आपको डराया जा रहा है, ये मक्खी डराई दिया अभी डराया जा रहा है तो मतलब वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है। हाँ, तो अगर डराया जा रहा है तो समझ जाइए आप सही जगह नहीं है, वहां से निकलिए। हमारे एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया कि भाई डरना नहीं है, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं दीपी तनवर से, तो आप उनका इंस्टाग्राम हैंडल है, जाकर कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपके और भी कोई डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन है एस्ट्रोलॉजी को लेकर, आप जानना चाहते हैं कि मेरे घर में इतने झगड़े क्यों होते हैं, मेरी बीवी से बनती क्यों नहीं है, मेरी सास से क्यों नहीं बनती है, मेरे बच्चे क्यों नहीं हो रहे, या फिर मेरा बिजनेस कब ग्रो होगा, मेरा सोशल मीडिया का पेज कब वायरल होगा, तो ये सारी चीजें एस्ट्रोलॉजर की हेल्प से आप जान सकते हैं। एंड आप बात करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं दीपी तनवर से, तो आप उनका इंस्टाग्राम पेज चेक कर सकते हैं। अदरवाइज क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आंसर जरूर देंगे, दीपी तनवर से पूछ कर ही देंगे, सो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। एंड आई होप आपको ये पॉडकास्ट बहुत इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल लगा, क्योंकि मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी मच इतना इंसाइट प्रोवाइड करने के लिए, मुझे बहुत अमेजिंग लगा, इतनी नॉलेज मिली। वरना कहा ही भाई कुछ नहीं पता था मुझे क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन इन्होंने सारी चीजें इतने अच्छे एंड ब्यूटीफुल वे में एक्सप्लेन करी है। सो आई होप आपको भी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।